क्या ईरान के साबिक प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद कई सालों तक मोसाद के कांटेक्ट में रहे? क्या इसराइल उन्हें ईरान का अगला हुक्मरान बनाना चाहता था? और क्या जब ईरानी निज़ाम को इसकी भनक लगी तो उन्हें नज़रबंद कर दिया गया? क्या वो जिंदा हैं या मार दिए गए हैं? 13 जुलाई 2026 की रात सामने आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये पूरी रिपोर्ट अमेरिकी और इस्राएली मीडिया के हवाले से सामने आई है। इसकी कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है। ना ईरान ने इन दावों को माना है, ना इनकार किया है, ना मोसाद ने इस पर कोई ऑफिशियल जवाब दिया है। वैसे भी ऐसे मामलों में खामोशी ही बरती जाती है, लेकिन रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है। सुनिएगा, पूरी जासूसी की कहानी है, इसीलिए इस पूरी रिपोर्ट को उसी तरह सुनिए जैसे ये सामने आई है। खबर के तौर पर जज्बात को साइड में रख दीजिए। जहां जज्बात पड़ते हैं वहां भक्ति और एजेंडा शुरू हो जाता है, जैसे गोदी मीडिया में है। ये खबर न्यूयॉर्क पोस्ट की तहकीकात है। ओरिजिनली रिपोर्ट का दावा है कि ईरान के साबिक प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निजाद इस वक्त IRGC की इंटेलिजेंस विंग की निगरानी में हैं और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। दावा ये किया गया है कि ईरानी हुकूमत को उनके इसराइल और मोसाद से कथित ताल्लुकात के बारे में अहम जानकारी मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दोस्तों, अगर आप अहमदी निजाद का नाम सुनते ही हैरान हो रहे हैं तो ज़रा याद कीजिए, यही वो शख्स है जिन्होंने प्रेसिडेंट रहते हुए कई बार इसराइल के खिलाफ बेहद सख्त बयान दिए। उन्होंने होलोकॉस्ट पर सवाल उठाए, इसराइल के खात्मे जैसी बातें कहीं, और उस दौर में उन्हें इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। लेकिन अब उसी शख्स पर इल्ज़ाम है कि वो इसराइल के साथ सीक्रेट कॉन्टैक्ट में थे, एक एजेंट के तौर पर, एक सीनियर एजेंट या एक स्पेशल एजेंट के तौर पर। वैसे ये इल्ज़ाम कोई नए नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी कुछ ख़ास लोगों से ये कहते सुना था कि हो सकता है कि अहमदी निजाद इसराइल के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पर जंग के दौरान भी ये खबरें उड़ी थीं, क्योंकि सब मारे गए वो बच गए। इस्माइल कानी के लिए भी बातें उड़ी थी। रिपोर्ट सुनिए, बहुत लंबी है, बहुत दिलचस्प है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यही है कि मोसाद ने साल 2022 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। मकसद था ईरान के अंदर एक ऐसा चेहरा तलाश करना जो मौजूदा निज़ाम के बाद हुकूमत संभाल सके, और उस ऑपरेशन में मोसाद की नज़र महमूद अहमदी निजाद पर जाकर टिकी। रिपोर्ट कहती है कि कई सालों तक अहमदी निजाद के करीबियों के ज़रिए उनसे राब्ता बनाया गया। पहले उनके एक करीबी आदमी से मुलाकातें हुई, फिर रफ्ता रफ्ता सीधा कॉन्टेक्ट शुरू हो गया। दावा यहाँ तक की है कि मोसाद ने उनके कुछ करीबी लोगों को खुफिया तौर पर पैसे भी दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रखी गई। अहमदी निजाद को भी वहाँ बुलाया गया कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए। लेकिन दावा यह है कि असली मकसद कॉन्फ्रेंस नहीं था, बल्कि उसी कॉन्फ्रेंस को बहाना बनाकर अहमदी निजाद और उस वक्त के मोसाद चीफ डेविड बानिया की मुलाकात कराई गई। अगर आपने जासूसी फिल्में देखी होंगी तो ऐसी कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मुलाकात के लिए भी करवाई जाती हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि हंगरी की एक यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अफसर को भी बाद में बताया गया कि कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक कवर थी, असल मकसद दोनों के बीच सीक्रेट बातचीत करवाना था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बुडापेस्ट के बाद दोनों की मुलाकातें बंद नहीं हुई, बल्कि जून 2025 में एक और मुलाकात हुई, और ये मुलाकात उस वक्त हुई जब इसराइल ईरान के खिलाफ अपने बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। यही वो महीना था जब पिछले साल अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया था। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि अहमदी निजाद 2 बार अपने साथ लगे IRGC सिक्योरिटी गार्ड से पीछा छुड़ाकर इन मुलाकातों में, इन मीटिंग्स में पहुंचे थे। दोस्तों, न्यूयॉर्क पोस्ट की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प दावा भी किया गया है। 2023 में अहमदी निजाद ग्वाटेमाला गए थे। दावा है कि उस सफ़र के दौरान भी इसराइली एजेंट्स ने उनसे मुलाकात की। शुरुआत में ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर शोर मचने और उनके सपोर्टर्स के दबाव के बाद उन्हें जाने की इजाज़त मिल गई। ऐसा लगता है कि दबाव और शोर भी प्लांट किया गया था। दोस्तों, रिपोर्ट का सबसे सनसनीखेज हिस्सा अभी बाकी है। दावा किया गया है कि जब अमेरिका और इसराइल ने फरवरी में ईरान पर बड़ा हमला शुरू किया तो उसी पहले दिन अहमदी निजाद के घर के आसपास भी हमला हुआ। अभी सुनिएगा, आपने सुनी होगी खबर कि अहमदी निजाद मारे गए, नहीं, खबर ये रिपोर्ट कुछ और कह रही है। तो अहमदी निजाद के घर के पास हमला हुआ,
पहले ही दिन। रिपोर्ट कहती है कि उनके बॉडीगार्ड्स और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया और फिर मोसाद के लोग उन्हें वहां से निकालकर एक सीक्रेट सेफ हाउस में ले गए। लेकिन कुछ दिन बाद अहमदीनेजाद खुद उस सेफ हाउस से निकल गए। रिपोर्ट ये साफ नहीं बताती कि वो क्यों निकले, लेकिन उसके बाद वो दोबारा तब दिखाई दिए जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनी की आखिरी रस्मात हुई। ये मास्क लगाए वो जो दिख रहे हैं अहमदीनेजाद, ये खामनी साहब की रस्मात में थे। रिपोर्ट में उनके पुराने करीबियों के हवाले से एक और बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि अहमदीनेजाद अब मौजूदा ईरानी निज़ाम से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। उन्हें लगता था कि मौजूदा सिस्टम उन्हें दोबारा कभी इख्तियार में हुकूमत में नहीं आने देगा, इसीलिए उन्होंने बाहर की ताकतों के सहारे वापसी का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। रिपोर्ट का दावा है कि उन्होंने अपने करीबियों से यहाँ तक कहा था अगर वो दोबारा इख्तियार में आए तो इसराइल के साथ रिश्ते बहाल करेंगे और अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये दावा सही हुआ तो ये वही अहमदीनेजाद हैं जो कभी इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे और अब उन्हीं पर इसराइल के साथ मिलकर वापस इख्तियार हासिल करने, हुकूमत हासिल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी सुन लीजिए। इसके बाद एक और रिपोर्ट है अहमदीनेजाद से जुड़ी हुई कि कैसे वो साइंटिस्ट मोसाद के एजेंट निकले। कहानी का दूसरा पहलू ये है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसराइल का पूरा प्लान आखिरकार कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया। ईरान का मौजूदा निज़ाम अपनी जगह कायम रहा और अहमदीनेजाद भी दोबारा इख्तियार तक नहीं पहुंच सके। इसकी वजह रही 7 अक्टूबर 2023 का हमला। अब लिंक कीजिए क्या मोसाद का प्लान फेल करने के लिए भी 7 अक्टूबर 2023 का हमला हुआ था? आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट है बाकी। रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरानी हुकूमत ने अहमदीनेजाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये तमाम बातें अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स में कही गई हैं। मेरा काम है आप तक खबरों को डिटेल में पहुंचाना। मैं खबरें बनाता नहीं हूं, सुनाता हूं। ना मोसाद ने इन दावों की तस्दीक की है, ना अहमदीनेजाद की तरफ से कोई जवाब आया है और ना ही ईरानी हुकूमत ने इन इल्ज़ामों को ऑफिशियल तौर पर माना है। इसलिए फ़िलहाल इस पूरी कहानी को एक बड़े मीडिया दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कहानी अब से कुछ घंटों में हर किसी की ज़ुबान पर आने वाली है। लेकिन हमने इसे डिटेल में सबसे पहले आप तक पहुंचा दिया है। इस दावे को कोई साबित हकीकत मान लेना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इन दावों का एक भी हिस्सा सही साबित होता है तो ये ईरान की सियासत का शायद सबसे बड़ा और सबसे हैरत अंगेज़ खुलासा होगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल उनकी लोकेशन पता करना चाहते हैं, इसलिए ये झूठी रिपोर्ट पेश की। तो उनको मैं बता दूं कि ईरान की सियासत में महमूद अहमदीनेजाद एक पिटा हुआ घोड़ा है। उस पर दांव तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन शतरंज की चाल बिछाकर जीत हासिल करने के लिए उस घोड़े को आखिरी खाने में जाकर दोबारा जिंदा ज़रूर किया जा सकता है, ताकि बाजी अपने हाथ में आ जाए। शतरंज खेलने वाले बात समझ गए होंगे। अगली खबर सुन लीजिए, इसी से जुड़ी है। ये अहमदीनेजाद से जुड़ा एक किस्सा है, सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने खुद उस किस्से में एक किस्सा सुनाया था। अहमदीनेजाद ने साल 2024 में तुर्की के CNN टर्क चैनल को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान ने खास इंटेलिजेंस यूनिट बनाई थी जिसका काम सिर्फ इसराइली एजेंसी मोसाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाना था। लेकिन 2021 में हमें पता चला कि उसी यूनिट का सबसे बड़ा जिम्मेदार अफसर ही मोसाद का एजेंट था और भी कई मोसाद के एजेंट उस यूनिट में थे। अहमदीनेजाद का दावा था कि उस यूनिट में करीब 20 और मोसाद एजेंट्स मौजूद थे जो मोसाद के खिलाफ बनाई गई थी। अहमदीनेजाद ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हीं लोगों की वजह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े दस्तावेज इसराइल के हाथ लगे। ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की टारगेट किलिंग हुई। मोसाद ईरान के अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन करता रहा और सिस्टम को इसकी खबर तक नहीं लगी। दोस्तों, अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक ईरान के प्रेसिडेंट थे, ईरान के राष्ट्रपति रहे। लेकिन उन्होंने जिस यूनिट के अंदर मोसाद की घुसपैठ का दावा किया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि 2021 में जाकर पता चला कि उसका चीफ मोसाद का एजेंट था। यानी उनका दावा ये नहीं था कि उन्हें प्रेसिडेंट रहते ही सब पता था। उनका कहना था कि बाद में मालूम हुआ कि कई सालों से मोसाद उस सिस्टम के अंदर बैठा हुआ था। दिलचस्प बात यह भी है कि ईरान के साबिक इंटेलिजेंस मिनिस्टर अली यूनिसी ने भी
पहले ये कहा था कि पिछले कई सालों में मोसाद ने ईरान के कई सरकारी इदारों में गहरी घुसपैठ कर ली है और बड़े अफसरों को भी अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि उन्होंने अहमदी निजाद वाली एंटी मोसाद यूनिट के चीफ वाले दावे की तस्दीक नहीं की थी। यानी इस पूरी कहानी में दो बातें अलग अलग हैं। पहली, मोसाद की ईरान के अंदर गहरी घुसपैठ, इस बारे में ईरान के कई मौजूदा और साबिक अफसर अलग अलग मौक़ों पर फिक्र जता चुके हैं। दूसरी, एंटी मोसाद यूनिट का चीफ खुद मोसाद का एजेंट था और उसके साथ 20 एजेंट काम कर रहे थे। ये दावा महमूद अहमदी निजाद ने किया था, लेकिन इसकी आज तक कोई ऑफिशियल या आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है। ईरान के निज़ाम ने अहमदी निजाद के 2 साल पुराने बयान को आज भी न डिनाई किया है न कबूल किया है। कुछ तो है। इस्माइल हानिया ईरान के अंदर मारे गए। ईरान के कितने टॉप कमांडर्स, इंटेलिजेंस मिनिस्टर अली लारीजानी, IRGC के कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, एरोस्पेस के कमांडर, सारे लोग जिसे चाहा अमेरिका ने और इसराइल ने मार दिया। मैं आपको बताता हूँ, इसराइल ने मारा उन्हें, अमेरिका नहीं। इसराइल का जाल है ईरान के अंदर, मोसाद के एजेंट्स भरे पड़े हैं। इन नए दावों में कितना दम है कि अहमदी निजाद भी उसी में से क्या सबसे बड़ा घोड़ा है। मैंने खबर आप तक पहुंचा दी। इस पर कमेंट करना, इस पर फैसला करना सही है गलत है, आपका हक है। अखबार आप उठाते हैं, मैं अखबार हूँ। एक खबर आती है जो आपको चौंकाती है, आप उसे पढ़ते हो, आप उसे कबूल करो ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। खबर चाहें तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल आपका सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।